ओके, तो सेकंड लास्ट पॉइंट पे मैं था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हर स्टेट में हमने बनाए हैं। दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद, नवसारी, इन चारों जगहों पे गुजरात में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है। दीज यूनिवर्सिटीज़ कैरी आवर रिसर्च एंड प्रिपेयर न्यू एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये लोग कंटिन्यूसली रिसर्च वर्क चालू रखते हैं और नए नए एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस एग्रीकल्चर फील्ड से हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। Besides these, Indian Council of Agricultural Research (ISAR) and Department of Agricultural Research and Education (DARE) are activated at national level. ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स नेशनल लेवल पे हमारे एग्रीकल्चर पे रिसर्च कर रही हैं। तो ये हुए टेक्निकल रिफॉर्म्स। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में अगर कोई लैंड ओनरशिप पे, क्रॉप सब्सिडी पे या तो सेल का जो प्रोसीजर रहता है उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहेंगे। गवर्नमेंट हैज़ डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स अंडर द लॉ ऑफ लैंड टू द टिलर। एक हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से एक बहुत बुरा यहाँ पे मेथड चल रहा था कि जो लोग बड़े बड़े ज़मींदार थे वो पूरी मेहनत फार्मर्स से करवाते थे। जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होता था मार्केट में वो खुद बेच के खुद प्रॉफिट कमा लेते थे और उसमें से सिर्फ थोड़ी सी सैलरी फार्मर को दे देते थे, यानी फार्मर्स को एज अ सैलरी पे रखते थे वो लोग। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल इलीगल कर दिया है अब। लैंड टू द टिलर मतलब जब ज़मीन पे जो काम कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उतने टाइम के लिए वो ज़मीन उसी की होगी। उसमें प्रोडक्शन जितना भी होगा वो फार्मर खुद बेचेगा। हाँ, उस ज़मीन का किराया वो ओनर को दे देगा, जो भी उनके बीच में हुई हो उतना किराया उसको हर महीने दे देना। लेकिन जो प्रोडक्शन होगा वो फार्मर का होगा और फार्मर ही पूरा प्रॉफिट कमाएगा। Second, the disparity among the land owners has been removed by Land Ceiling Act. जो disparity थी कि कुछ फार्मर्स के पास, जो बड़े ज़मींदार थे उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, तो उसके बाद हमने लैंड सीलिंग एक्ट स्टार्ट किया। क्योंकि क्या हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद से, तो ऐसी हालत थी कि मैंने यहाँ से पत्थर वहाँ तक रखा है मतलब उतनी ज़मीन मेरी। ठीक है, सच में ऐसा ही हो रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स की ज़मीन थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए थे तो ज़मीन पे किसी का हक नहीं था। तो जब तक गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो यहाँ से पत्थर वहाँ तक रखा है मतलब इतनी ज़मीन मेरी हो गई, ऐसा सीन था। तो जो फार्मर्स ने बड़ी बड़ी ज़मीनें कब्जे में करके रखी थी, गवर्नमेंट ने उनकी लैंड सीलिंग एक्ट स्टार्ट की। हाँ, उनको ज़मीन दी लेकिन जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी ही, और जिन फार्मर्स के पास ज़मीन बहुत कम थी तो उनको वो ज़मीन प्रोवाइड करके दी। थर्ड, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। उनके पास एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है जिसकी वजह से उनको बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं या तो सब्सिडी मिलती है बहुत सारी चीज़ों पे। उनको क्रॉप्स का फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है बाय द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कोई इंश्योरेंस खाली रजिस्टर करवाना है, इंश्योरेंस के कोई पैसे नहीं भरने हैं। अगर उनके खेतों में क्रॉप इंश्योरेंस है और पूरे साल में क्रॉप ग्रो नहीं हुए तो उसके इंश्योरेंस का पैसा जो है वो फार्मर्स को मिल जाता है। कि अगर किसी ड्रॉट की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से अगर उनके खेतों में प्रोडक्शन नहीं हुआ तो गवर्नमेंट उसकी फाइनेंशियल हेल्प करती है। एक लीगल सपोर्ट भी मिलता है गवर्नमेंट को। एक ऑक्शन होता है, जो भी उनके प्रोडक्शन होते हैं उसका एक ऑक्शन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उनको मार्केट से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं उनके प्रोडक्शन के। फैसिलिटीज़ लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, market associations, cooperative warehouses, cold storage, transportation and communication
ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस देती है, कि गोडाउन्स देती है कि आप अपना सामान यहाँ पे रख पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देती है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है, जिसकी वजह से फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स स्टोर भी करके रख पाते हैं और लंबे टाइम तक धीरे धीरे करके बेच भी सकते हैं। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स। हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्ट फार्मर से चीज़ें लेती हैं और मार्केट तक लेके आती है। एक है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर फेडरेशन, ग्रोफेड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। ये इंस्टीट्यूट्स क्या करती है, फार्मर से डायरेक्ट चीज़ें खरीदती है और मार्केट तक लेके आती है। ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन आवर कंट्री इन द डिकेड ऑफ 1960, आज़ादी से लगभग 15 साल बाद। बट बिफोर दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्शन कम पड़ रहा था, हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ रही थी। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और हम खुद का ही पूरे देश का खाना भी ग्रो ना कर सके तो ये एक बहुत बुरी बात थी देश के लिए, कि अगर हम अपने खाने के लिए भी दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होने लग गए तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना होगा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आज़ादी के टाइम से लेके अब तक हमारी पॉपुलेशन 3 टाइम्स बढ़ चुकी है, 45 करोड़ से 135 करोड़ हो गए हम। लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उस टाइम से लेके अब तक 4 टाइम्स बढ़ी है। पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ी है, लेकिन हमारा क्रॉप प्रोडक्शन तो 4 गुना बढ़ा है, जबकि ज़मीन हमारे पास उतनी ही है। फिर भी क्रॉप प्रोडक्शन हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। उसका मेन रीज़न क्या है, तो फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़, इम्प्रूव्ड सीड्स, इन सब की वजह से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो पाया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने फार्मर्स को इंकरेज किया कि आप लोग अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी। ठीक है, व्हीट और पैडी का तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में। जैसे कि आपको पता भी है कि व्हीट एंड पैडी में हम लगभग 2nd पोजीशन पे आते हैं आफ्टर चाइना, तो एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूव प्रोडक्शन है हमारा। When there was a scarcity of food grains in the country, कुछ साल पहले 1960 में खाने की कमी पड़ रही थी हमारी कंट्री को, वहीं आज हमारी कंट्री फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर सकती है। Once drought was a hazard of regular interval in India। ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी रहती थी कि कहीं सूखा ना पड़ जाए, कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए। लेकिन आज ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमें इसकी कोई टेंशन नहीं रहती। हमारा पहले से ही 3-4 साल का प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, स्टोर्ड होता है, कि अगर कभी कहीं ड्रॉट पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश भी आ जाती है तो भी इतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है कि आप आराम से 3-4 साल निकाल सकते हो। तो हम इसको आज बहुत ही कन्वीनियंटली फेस कर पाते हैं, ईजिली। हम उसका कोई हम पे असर नहीं पड़ता अगर सूखा पड़ता है या बारिश ज़्यादा होती है तो। सो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, हम खुद पे डिपेंडेंट हो पाए हैं, हमें किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये एक बहुत बड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक फ़ायदा मिला है हमें। Today the production of cash crops has increased and the production of pulses and other cereals has decreased। लेकिन अब हमारे फार्मर्स जो हैं वो कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से पल्सेस और सीरियल्स की प्रोडक्शन कम हो रही है। और कैश क्रॉप्स बार बार ग्रो करने के चक्कर में
हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। तो ये इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा ताकि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को सही तरीके से कंटिन्यू रख पाएँ। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कितना पार्टिसिपेट करता है? तो ये हमारी लगभग आधी पॉपुलेशन को कामकाज मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है एग्रीकल्चर की वजह से। जीडीपी का 17% हिस्सा एग्रीकल्चर से क्रिएट होता है। पैडी, वीट, ऑयल, सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, पोटैटोज, ये हमारे मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और इनको एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड रैंक पे आते हैं हम ऑल ओवर सभी प्रोडक्ट्स की बात करें तो। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन टेक्सटाइल, sugar, paper, oil, as well as industries regarding the food processing get their raw material from agriculture products only, है ना। इन सभी बड़ी इंडस्ट्रीज में कच्चा सामान कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है। कॉटन टेक्सटाइल, कपड़े की इंडस्ट्री है तो कॉटन एग्रीकल्चर से आएगा। शुगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए आपको शुगर केन चाहिए जो एग्रीकल्चर से आएगा। पेपर इंडस्ट्री है तो वुड में चाहिए पेपर इंडस्ट्री के लिए, अगेन जो एग्रीकल्चर से आपको मिलता है। ऑयल इंडस्ट्री, उसके लिए आपको ऑयल सीड्स चाहिए जो एग्रीकल्चर से बनते हैं। सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया and the Indian contribution is not consistent in the world agriculture market because of irregular and uncertain rain and inadequate facilities of irrigation. हर साल हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कभी हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा एवरेज भी रहता है, क्योंकि बारिश जो है वो अनइवन रहती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी अनइवन रहता है। फूड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी फॉर एनी कंट्री टुडे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3-4 साल का हमारे स्टॉक पड़ा है हमारे फूड एग्रीकल्चर का। तो फूड सिक्योरिटी आज हर एक देश की ज़रूरत बन चुकी है। इफ़ द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इज इंक्रीजिंग, अगर फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई और आपको फूड ग्रेन्स भी दूसरी कंट्री से मंगवाने पड़े, मतलब आप अपनी आज़ादी को खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि आपको खाना तक अपने देश में अगर आप नहीं बना पा रहे, आप दूसरे देशों पे डिपेंड करते हो, मतलब आप सेल्फ रिलायंट नहीं हो, आत्मनिर्भर नहीं हो। Along with the increase in farm production, there is an increase in the population of the country. In 1951, India's population was 36 करोड़। चलो मैं तो 45 बोल रहा था, तो देखो 36 करोड़ से जो आज बढ़ के 125 करोड़ हो चुकी है, मतलब जब ये बुक लिखा गया था तब। However, there has been an increase in the production of food grains in our country during last 5 years. हमने 50-51 में 51 करोड़ टन्स हमारा फूड ग्रेन होता था, जो 2013-14 में 265 करोड़ हो गया, यानी 4 गुना भी नहीं 5 गुना बढ़ चुका है। ओके, 1950 से 51 करोड़ टन हमारा फूड प्रोडक्शन था, जो बढ़ के अब हो चुका है 265 करोड़ टन्स। तो हम अपने देश की फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। आज भी लोग बहुत भूखे रहते हैं, लेकिन खाने की कमी की वजह से नहीं, पैसे की कमी की वजह से। पैसे नहीं है खरीदने के लिए, खाना तो बहुत है, हर जगह है। बफर स्टॉक भी हमारा काफ़ी अच्छा है, जो आपको बताया कि अगर कभी इमरजेंसी में जो हमारे को स्टॉक चाहिए वो भी काफ़ी अच्छा हमारे पास रहता है। हम अपने फूड ग्रेन्स का वेस्टेज हम रोक सकते हैं। गोडाउन्स में और वेयर हाउसेस में कई बार ग्रेन्स सड़ जाते हैं रखे रखे, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम अपने स्टॉक को भी संभाल के रख सकते हैं। तो इससे वेस्टेज भी कम होगा और ख़राब भी कम होंगे फूड ग्रेन्स। फूड स्टॉकिंग को और मजबूत करना हमारी एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है अब। It is the good beginning that the government has made provision to supply the food grains up to poor people through the Food Security Act. चलो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन से हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट आया?
तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि हम अपनी चीज़ें बाहर बेच सकते हैं। इंडियंस को ये फ़ायदा मिला है कि बाहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम अपने इंडिया में ला सकते हैं। जैसे कीवी फ्रूट कुछ साल पहले तक बिल्कुल नहीं मिलता था, लेकिन आज हम हर एक मार्केट में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया। कॉटन, चिलीज एंड तिल, ये सारी चीज़ें हम चाइनीज़ मार्केट में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आज इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे अभी बताया कीवी फ्रूट। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी सीड्स हैं, बायोटेक सीड्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं, वो आजकल इंडिया में अवेलेबल हो पाए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हाँ, उसकी वजह से फार्मिंग थोड़ा कॉस्टली हो गई है, महंगा पड़ता है ये बीटी सीड्स, लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, तो आपका जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो भी बढ़ जाता है। एक नुकसान ये है कि क्योंकि आपको सामान बाहर से भी इजीली अवेलेबल है, तो डोमेस्टिक कंपटीशन बढ़ गया है ना। डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स का कंपटीशन भी बढ़ गया है, क्योंकि बाहर से भी लोग सामान मंगवा सकते हैं। पहले बाहर से नहीं आता था, तो जो इंडिया में है वही बिकेगा, लेकिन अब बाहर से भी आ रहा है, तो हमारे जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कंपटीशन क्रिएट हुआ है। सम प्रोडक्ट्स हैव गेन्ड ग्लोबल मार्केट्स, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे वर्ल्ड लेवल पे चलने लगे हैं, तो अब ज़रूरी है कि उनका पेटेंट हम बनवा लें कि ये चीज़ तो भाई इंडिया की ही है। जैसे न्यूजीलैंड से कीवी फ्रूट आया है, लेकिन आप लोगों को पता हो तो हमारी अमूल इंडस्ट्री न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे पेटेंट बनाना है कि ये अमूल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की है, ताकि वहाँ पे जो प्रॉफिट हो वो भी इंडिया में आ सके। So it is necessary to register qualitative farm products as national patent in the world market. To face the competition in agriculture products in global markets, India will have to adopt new technologies. वर्ल्ड लेवल पे हमारी चीज़ें बहुत कम बिकती है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की हो, तो हमें अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप हमें अपने प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लेवल के बनाने होंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा मिल सके। हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, हर साल लगभग 2% हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से हमें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी ध्यान देना होगा, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे भी ध्यान देना है, ताकि हम एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर सकें। ओके, सो चैप्टर कंप्लीट हुआ। कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, ठीक है, ठीक है, चलो तो मीटिंग एंड करते हैं।